स्वागत दोस्तों आपका चैनल के साथ के सामने यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, एक और मध्य प्रदेश के शिवपुरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बजट में घुस गए थे सवर्ण समाज के नेता दोस्तों, और जमकर किया गया था बवाल। और अब यूजीसी के मामले को लेकर पुलिस के साथ में हुई है जोरदार तरीके की धक्का मुक्की। बताएंगे कहां पर यूजीसी को वापस लाने के लिए मैदान में उतरे सैकड़ों की संख्या में छात्र। इसे लेकर अब नए तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आने लगा है दोस्तों। साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी अब इस्तीफे की मांग की जाने लगी है दोस्तों। इसी के साथ में ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से की है मुलाकात, लेकिन काले कपड़े पहनकर आने के बाद जो कुछ उन्होंने किया है दोस्तों, इससे चुनाव आयोग और ज्यादा एक्सपोज होने वाला है। क्या करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट और सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि गोदी मीडिया में कहीं भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन एससी एसटी और ओबीसी समाज का आंदोलन लगातार जारी है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी दो तरफा फंस चुकी है और यह आंदोलन और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आएगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया था दोस्तों। सवर्ण समाज के लोग मैदान में उतरे थे और भारतीय जनता पार्टी को हापुड़ के अंदर दफ्तर पर विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी के अंदर तो बीजेपी के नेताओं को मंच से लाग लपेटकर भागना पड़ा दोस्तों। ऐसे में लगातार चल रहे विरोध के बीच में सवर्ण समाज के लोगों के आंदोलन के बीच में अब एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोग भी मैदान में कूद आए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर देश के अंदर सियासत गरमा चुकी है और विरोध और समर्थन में प्रदर्शन अलग अलग क्षेत्रों के अंदर देखने को मिल रहा है। पटना के अंदर छात्रों ने अब मैदान में मोर्चा संभाला दोस्तों। आपको बता दें कि छात्रों ने 65% आरक्षण और यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लागू करने की मांग को लेकर जोरदार तरीके से आंदोलन करना शुरू कर दिया दोस्तों। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द यूजीसी के नए नोटिफिकेशन को लागू किया जाना चाहिए। पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की तो काफी धक्का मुक्की भी हो गई। निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग को लेकर भी पटना के छात्र संगठन के लोग मैदान में उतरे दोस्तों। छात्र कॉलेज कैंपस के अंदर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, नारेबाजी करते नजर आए और पटना कॉलेज से लेकर गांधी मैदान तक छात्रों ने जोरदार तरीके का जुलूस निकाला दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के बिल के नए प्रावधान पर जो रोक लगाई है, इसे लेकर नाराजगी जताई जा रही है। आपको बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से उठने वाली आवाज अमूमन दिल्ली तक सुनाई देती है दोस्तों। और इस तरीके से छात्र मैदान में उतर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर सामाजिक न्याय के मुद्दे और ज्यादा चर्चा का विषय बनने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी सवर्ण समाज के विरोध का सामना तो कर ही रही थी, और अब एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग भी पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज के वोटों के चक्कर में अपने सवर्ण समाज के वोट तो खो ही चुकी है दोस्तों। और दूसरी ओर बहुजन समाज के लोग तो बीजेपी के एजेंडे को समझ चुके हैं। यानी धीरे धीरे करके ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आग से खेले गया एक खेल होता जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि दोनों ओर से कहीं भी बीजेपी जाएगी दोस्तों, दोनों तरीके से भाजपा को झटका लगने वाला है। इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और आंदोलन केवल पटना नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर शुरू हो चुका है दोस्तों। और छात्रों के बाद अब वकीलों ने भी मोर्चा संभाला। खबर यह सामने आई है कि गोरखपुर में सोमवार को अंबेडकर चौराहे पर एससी एसटी संयुक्त मोर्चा के अधिवक्ता यानी वकीलों ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक के खिलाफ प्रदर्शन किया दोस्तों। उनकी मांग है कि यूजीसी कानून को वापस से लागू किया जाना चाहिए। एससी एसटी अधिवक्ता यानी वकीलों ने संयुक्त मंत्री के माध्यम से एडवोकेट के माध्यम से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना सुनवाई के, बिना नेचुरल जस्टिस के यानी बिना बहुजन समाज के लोगों की सुनवाई के इस पर रोक लगा दी है। और साफ तौर पर बोला गया है कि यह गलत तरीका है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से वापस से मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर अपने फैसले को बदलने के लिए वकीलों ने बोला है दोस्तों। और वकीलों ने यहां तक कि चीफ जस्टिस ऑफ सूर्यकांत के इस्तीफे की भी मांग करते हुए कहा है कि उन्होंने आनन फानन में बिना किसी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के आधार पर यह फैसला लिया है और इसीलिए उनको अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए। उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो बहुजन समाज के सामाजिक न्याय के साथ में कोई भी छेड़खानी करे। और अगर उनको कोई फैसला लेना था तो बहुजन समाज के लोगों को, खासकर जो सामाजिक संगठन है जो उनको रिप्रेजेंट करता है, बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, उनको बुलाना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था। लेकिन अपने आप फैसला लिया गया, यानी आर्बिट्री तरीके से फैसला लिया गया, जिसका जोरदार तरीके से विरोध करते हुए लोग मैदान में उतर रहे हैं दोस्तों। धीरे धीरे करके आंदोलन लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और 8 तारीख को देशव्यापी भारत बंद का ऐलान एससी एसटी और ओबीसी समाज की ओर से भी किया जा रहा है। धीरे धीरे करके दोस्तों इसे लेकर भी माहौल बनता हुआ नजर आएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। और दिल्ली के अंदर चंद्रशेखर रावण भी जोरदार तरीके का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उन्होंने भी 11 फरवरी 2026 को यानी कुछ दिनों के बाद यूजीसी के पक्ष में यानी नियम को वापस लाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। 11 तारीख को दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है दोस्तों, और यह प्रदर्शन दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी के नियम पर रोक लगाने के खिलाफ यह मोर्चा खोला जा रहा है। और चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि हम धीरे धीरे करके शक्ति जुटा रहे हैं और दिल्ली में कूच करेंगे, अपनी ताकत का एहसास करवाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों दोनों के दोनों पक्ष बीजेपी को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा टॉपिक छेड़ा है दोस्तों जिसे लेकर ना तो बीजेपी इधर जा पा रही है ना उधर जा पा रही है और बीच में औंधे मुंह गिर रही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी मिस्टेक में से एक बड़ी मिस्टेक की है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की है। बैठक के बाद उन्होंने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसा घमंडी और झूठा मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं देखा, यानी कभी ऐसा ज्ञानेश कुमार जैसा सीईसी नहीं देखा। उनका दावा है कि आयोग नामों की स्पेलिंग में छोटी छोटी गलतियों का दावा करते हुए नामों को खारिज कर दे रहा है। ममता बनर्जी के बयान के बाद दिल्ली में मचे राजनीतिक घमासान के बीच चुनाव आयोग ने सूत्रों को बताया कि शुरुआत में बैठक सकारात्मक रही और चल रही थी, फिर अचानक से ममता बनर्जी ने टेबल पर हाथ मारा और बैठक से बाहर आ गई। टीएमसी मीडिया के स्टेटमेंट के अनुसार 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग मुख्यालय गया था, जिसमें ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, एसआईआर से प्रभावित 12 परिवारों के सदस्य साथ में गए थे। इन परिवार के लोगों में 5 ऐसे मतदाता है जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। इन लोगों में 5 ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिनकी एसआईआर नोटिस मिलने के बाद मौत हो गई और 3 ऐसे परिवार के सदस्य मौजूद थे जो घर में बीएलओ की कथित तौर पर काम के दबाव के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इन सारे लोगों को चुनाव आयुक्त सीईसी के पास लेकर गई है ममता बनर्जी दोस्तों, और काले शॉल में नजर आ रही है, यानी सब लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं। एक तरीके से मातम दिखाने की कोशिश, दुख दिखाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, और चुनाव आयोग को बताया जा रहा है कि उनके एसआईआर के लाने के कारण, या यूं कहिए दोस्तों कि बिना तैयारी के एसआईआर लाने के कारण ऐसा माहौल बना है कि कई सारे लोगों की जान चली गई है। अलग अलग कैटेगरी में जिन लोगों की जान गई है, चाहे जिन लोगों के नाम जबरदस्ती के मृत घोषित कर दिए गए हो या फिर उन परिवार के लोग जो दबाव में अपनी जान गंवा चुके हैं, इन सब लोगों को लेकर ममता बनर्जी ने एक बड़ा मैसेज भेजा है। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर बैकफुट पर नहीं जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो लगातार डटकर मुकाबला करती रहेंगी, तो अपनी राय जरूर लेकर चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें बीते दिन राहुल गांधी जैसे ही पार्लियामेंट पहुंचते हैं सबको लगता है कि एप्स्टीन फाइल को लेकर राहुल गांधी सवाल उठाएंगे और बीजेपी वालों ने एप्स्टीन फाइल को लेकर तैयारी कर रखी थी दोस्तों। लेकिन तैयारी बीजेपी ने जिस चीज की थी, कांग्रेस पार्टी ने वहां पर जाकर, यानी पार्लियामेंट में, संसद में, लोकसभा के अंदर जाकर बीजेपी को एक नए तरीके का सरप्राइज दे दिया दोस्तों। राहुल गांधी सेना प्रमुख MM नरवणे की किताब लेकर आ गए। उस किताब के अंदर कुछ बातें जो लिखी हुई थी दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि मैं केवल 2 पन्ने हैं वो पढ़ता हूं, आप देखिए कि इस किताब में कितना बड़ा खुलासा किया गया है। इसके बाद बीजेपी के लोग सारे भड़क जाते हैं दोस्तों, और जैसे पॉपकॉर्न उछलता है आग में, उस तरीके से उछलने लगते हैं। राहुल गांधी पर दबाव बनाया जाता है कि राहुल गांधी किसी भी तरीके की किताब ना पढ़े, यानी किताब के कुछ पन्ने थे जो राहुल गांधी पढ़ना चाहते थे, लेकिन भाजपा वाले दावा करते हैं कि क्योंकि ये किताब पब्लिश नहीं हुई है तो राहुल गांधी को किताब नहीं पढ़ना चाहिए, उन पर दबाव बनाया गया। इसके बावजूद राहुल गांधी ने कहा कि वो किताब पढ़ेंगे। इसके बाद जोरदार तरीके का हंगामा हुआ दोस्तों। इसके बाद 4 बजे तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया, लेकिन राहुल गांधी डटकर खड़े रहे। उन्होंने कहा कि जब तक ये पन्ना पढ़ूंगा नहीं तब तक जाऊंगा नहीं, और लगातार शाम 4 बजे तक इंतजार करते रहे। बाद में जब फिर से सेशन शुरू हुआ तो फिर से जोरदार तरीके का बवाल हुआ, यानी राहुल गांधी के भाषण को रोकने की फिर कोशिश की गई। तो फिर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि पूर्व सेना के प्रमुख MM नरवणे की किताब में ऐसा क्या लिखा है कि मोदी सरकार और उसके मंत्री घबरा गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर सवालों पर जवाब देने से ऐसे बच रही है जैसे हमने उनकी दुखती रख के ऊपर हाथ रख दिया है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि RSS बीजेपी की वैचारिक आधारशिला ही तथ्य को छिपाने पर टिका हुआ है, तभी ये कायर मोदी सरकार संसद के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर सवालों पर जवाब देने से बच रही है जैसे इन लोगों के दुखी रख के ऊपर हाथ रख दिया गया हो। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं इस पर बीजेपी के लोग कन्नी काट रहे हैं, लेकिन हम लोग इनको कन्नी ज्यादा काटने देंगे नहीं। इनको जवाब तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल इनको जवाब जरूर देना पड़ेगा और जवाब लेकर ही मानेंगे। साथ साथ तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी KCR ने रविवार को BRS पार्टी की पूर्ववर्ती राज्य सरकार के दौरान कथित फोन टेपिंग से संबंधित एक मामले के सिलसिले में तेलंगाना पुलिस के विशेष जांच दल ने हैदराबाद में उनके आवास पर लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की है दोस्तों। पूछताछ में SIT के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पूछताछ के कुछ घंटे पहले KCR हैदराबाद में लगभग 70 किलोमीटर दूर यर्रावल्ली में स्थित अपने फार्म हाउस में मौजूद थे। फिर उनको पता चला कि SIT ने बुलाया है, तो फिर वो अपने घर पहुंचते हैं, आवास पहुंचते हैं, जहां पर उनको तकरीबन 5 घंटे बिठाकर उनसे चर्चाएं हुई, उनसे पूछताछ की गई। मुख्यमंत्री रहते हुए इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने कई बड़े नेताओं के, बड़े अधिकारियों के फोन टेप करवाए और पूरी पावर का इस्तेमाल किया। 10 साल तक सरकार में रहे KCR के ऊपर कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी KCR को छोड़ने के मूड में नजर आ नहीं रहे दोस्तों। और आर पार की लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच में है, यानी कांग्रेस और KCR की पार्टी BRS पार्टी के बीच में दोस्तों। और सबको पता है कि अगर BRS पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी या KCR कमजोर हो जाएंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी को अगले 20-25 साल तक सरकार में रहने से कोई नहीं हटा सकता। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
ममता बनर्जी ने दिल्ली पहुंचते ही केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला बोला है। दोस्तों उन्होंने कहा कि चाणक्यपुर स्थित बंग भवन जा रही है, जहां बंगाल से आए लोगों से मिलेंगी और दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर किए गए अत्याचारों की जानकारी लेंगी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। रेड कारपेट बनाम ब्लैक कारपेट का आरोप लगाया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिम बंगाल आते हैं तो राज्य सरकार उनका रेड कारपेट से स्वागत करती है, लेकिन जब बंगाल के लोग या जनप्रतिनिधि दिल्ली आते हैं तो उनके साथ ब्लैक कारपेट जैसा व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसे अपमानजनक और पक्षपातपूर्ण मानते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस पर बंगाल के लोगों के साथ ज्यादती करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस को संयम बरतना चाहिए और बंगाल से आए लोगों को परेशान करने से पैर पीछे खींचना चाहिए। बीजेपी के दल की तरह काम कर रही है एजेंसियां। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें राजनाथ सिंह क्यों राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं संसद भवन के अंदर, इसे लेकर दोस्तों चर्चाएं चल रही है। और चर्चा जो चल रही है उससे एक बात जो निकल कर आई है वो ये कि MM नरवणे ने राजनाथ सिंह को कई बार फोन लगाते हुए उनसे बोला था कि आपका क्या आदेश है, हम लोग क्या करें, चाइना को कैसे रोकना है बताओ, आर्टिलरी इस्तेमाल किया जाए क्या, छोटे वाले तोप का इस्तेमाल किया जाए रोकने के लिए। तो इस पर राजनाथ सिंह की ओर से कोई जवाब नहीं आया था। जब चाइना लगातार अपने तोप को लेकर भारत के क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था, उस समय की यह पूरी घटना है दोस्तों। और उनकी बुक यानी MM नरवणे की बुक में जो बातें कही गई है उसमें राजनाथ सिंह को एक्सपोज किया गया है। यही बड़ा कारण है कि राजनाथ सिंह चाह रहे हैं कि राहुल गांधी कैसे भी संसद भवन के अंदर MM नरवणे से जुड़ी किताब को कोट ना करे, यानी किताब को ना पढ़े, यानी सबके सामने ये एक्सपोज ना हो जाए। अगर आप भी मानते हैं कि राजनाथ सिंह जब से रक्षा मंत्री बने हैं दोस्तों, राजनाथ सिंह की भी छवि खराब हो गई है और राजनाथ सिंह जो एक सुलझे हुए नेता माने जाते थे, अब कहीं ना कहीं वह भी भारतीय जनता पार्टी के हर तरीके के कांड में शामिल रहते हैं। और आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें बीते दिन लोग उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है कि एप्स्टीन फाइल को लेकर चर्चा हो और बीजेपी के साथ गर्मागर्मी देखने को मिल सकती है दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी ने तो MM नरवणे वाला कांड खोलकर रख दिया, जिसके बाद से बैकफुट पर हैं सबके सब लोग दोस्तों। और संजय सिंह ने आखिरकार एप्स्टीन फाइल वाला मामला उठाया दोस्तों। संजय सिंह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन की फाइल में आता है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार का इस पर क्या जवाब है, संसद के अंदर जवाब दीजिए, बताइए कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। और जैसे ही दोस्तों उन्होंने एप्स्टीन फाइल का नाम लिया, वैसे ही कैमरा उनके मुंह से हटा दिया गया। तो आप लोग समझ जाइए कि किस तरीके से कैमरा भी काम कर रहा है संसद भवन के अंदर। अगर आप भी मानते हैं कि कैमरे का जो मैनेजमेंट है वो संसद भवन के अंदर लगातार सवालों के घेरे में है और कैमरा चलाने वाला व्यक्ति कोई न्यूट्रल होना चाहिए, ये लोगों की एक डिमांड भी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अब तो AI का इस्तेमाल करके कैमरा लगा देना चाहिए और जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी तस्वीर दिखाओ और जो नहीं बोल रहा है उसे हटा दो। लेकिन यहाँ पर अलग ही तरीके का देखने को मिलता है, जब विपक्ष के बड़े नेता बोल रहे होते हैं या कोई अच्छा मुद्दा उठा रहे होते हैं तो उनके चेहरे से कैमरा हट जाता है और कैमरा सीधा स्पीकर के मुंह पर चला जाता है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कैमरा मैनेज करने वाले लोग ही संसद भवन के अंदर किस तरीके से लोगों को कैसे दिखाया जाएगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये तय कर रहे हैं और ये सरकार अपने लोगों को कैमरे पर बिठाती है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को कहा कि राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के दौरान जिन नागरिकों को नोटिस दिया गया उन्हें बिना किसी हंगामे के संबंधित अधिकारियों के सामने पेश होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि उनके खिलाफ भी फॉर्म 7 के जरिए शिकायतें दर्ज की जाती है तो वो स्वयं चुनाव अधिकारियों के समक्ष अपने दस्तावेज को पेश करेंगे। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि विशेष पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया का इस्तेमाल भाजपा एजेंटों के द्वारा खास तौर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है और फॉर्म 7 के जरिए वास्तविक मतदाताओं के खिलाफ शिकायतें दर्ज की जा रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शर्मा ने गोलपाड़ा जिले के अंदर एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा कि वो एक सार्वजनिक प्रक्रिया है और अगर नोटिस मिला है तो जाकर बताइए कि आप भारतीय हैं, वही बात खत्म हो जाएगी। इसमें रोने धोने वाली बात क्या है। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ भी फॉर्म 7 के तहत शिकायत आती है तो वो सुनवाई के लिए जरूर उपस्थित होंगे। यानी बीजेपी के नेता आम जनता को बोल रहे हैं कि आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप जवाब देने के लिए चले जाइए। अगर आपने कोई उल्टा काम नहीं किया है तो आपको जवाब देने में क्या दिक्कत आ रही है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद को आम जनता से जोड़कर देख रहे हैं दोस्तों। यानी जितनी प्रिविलेज इनके पास है, जितनी ज्यादा इनके पास सुविधाएं उपलब्ध है, उतना आम जनता के पास नहीं होता। आम जनता को अगर नोटिस मिल जाए तो ये भी उनके लिए एक बड़ा काम होता है कि कैसे वोटर लिस्ट में अपना नाम बचाया जाए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। यानी इन्फॉर्मेशन को लेकर ही बवाल मचा हुआ है दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि सरकारी पचड़े में कोई भी देश की जनता नहीं फंसना चाहती, ऐसे में उन लोगों को शक की नजर से देखना जो लोग इस तरीके के मामले का विरोध करते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंत बिस्वा शर्मा की मानसिकता हो सकती है जो खुलकर बोल भी रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
तेलंगाना में आगामी विधानसभा के चुनाव से पहले सियासी हलचलें गर्मा गई है दोस्तों। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। स्टालिन ने बीजेपी के डबल इंजन सरकार की कवायद पर तीखा हमला बोला दोस्तों। उन्होंने तमिलनाडु में बीजेपी के डुब्बा इंजन मॉडल के लिए कोई जगह नहीं है बयान दिया, यानी उन्होंने तंज कसा दोस्तों। चुनावों में बीजेपी की हार होगी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा हारेगी कि यहाँ पर केवल इंडिया जीत कर जाएगा, यानी इंडिया जीतेगा, बीजेपी हारेगी। स्टालिन ने अपने बयान में कहा कि हम ऐसी परियोजना लागू कर रहे हैं जो तमिलनाडु को विकसित बना रहा है, तमिलनाडु के साथ साथ भारत को भी विकसित बनाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा मॉडल काफी अच्छे से काम कर रहा है, बीजेपी वालों का जो डुब्बा इंजन मॉडल है उसकी कोई जगह यहाँ पर नहीं है, मुझे लोगों के चेहरे पर खुशी दिख रही है। स्टालिन ने इस दौरान इंडिया टुडे के हालिया सी वोटर सर्वे का जिक्र किया है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों, क्योंकि स्टालिन को लेकर एक बात जो तमाम सर्वे में नजर आ रही है वो ये कि जनता काफी खुश है और स्टालिन को एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाने का मौका जनता देने के लिए नजर आने लगी है। और वैसे भी राज्य के अंदर यानी डीएमके पार्टी के राज्य तमिलनाडु के अंदर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है दोस्तों, डीएमके पार्टी यहाँ पर एकमात्र शक्तिशाली पार्टी है। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उनके बीच में वोटों का विभाजन ही होगा, यानी जितने भी डीएमके के खिलाफ वोट पड़ेंगे वो तो पहले ही विभाजित हो जाएंगे, क्योंकि माहौल ही कुछ इस तरीके का बना है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि जयशंकर पुराना नक्शा दिखाएंगे तो चीन तुरंत खारिज कर देगा। नया नक्शा इन्होंने गुप्त रूप से साइन कर रखा है, यानी इंडिया और चाइना के बीच में क्या नए नक्शे के ऊपर साइन हो चुका है। क्या 2020 से जो पुरानी वाली स्थिति थी उसमें वापस से भारत और चाइना के बॉर्डर की स्थिति नहीं बनी है, तो क्या नए मैप पर साइन कर लिया गया है? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता जयशंकर पर निशाना साधते हैं, कारण यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले जयशंकर चाइना में भारत के डिप्लोमेट के तौर पर काम करते थे दोस्तों। उनको भारत लेकर आया गया और भारत में उनको विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई। ऐसे में जयशंकर लगातार सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर रहते हैं। फिर से उन्होंने ये दावा किया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें मणिपुर में सरकार बनाने को लेकर कवायदें तेज हो गई है। मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है दोस्तों, लेकिन अभी भी स्थिति जो कंट्रोल में नहीं आई, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में सरकार बनाने के लिए विधायक दल की एक बैठक बुलाई है और इस बैठक का नेतृत्व करेंगे, यानी इस बैठक को ऑब्जर्वर के तौर पर नेतृत्व करेंगे तरुण चुग, और उनका काम होगा कि विधायक दल का नेता चुना जाए, यानी किसको मणिपुर के अंदर अगले नेता के तौर पर जिम्मेदारी दी जाए। ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। ऐसे में मणिपुर के अंदर जो हालात बन चुके हैं, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता एन बीरेन सिंह के शासनकाल के दौरान उसे लेकर एक जबरदस्त आक्रोश है जनता के बीच में, और जनता चाहती है कि दोबारा से चुनाव हो ताकि जनता के हिसाब से कोई नई सरकार बने। लेकिन बीजेपी वाले वापस से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और किसी और व्यक्ति को आगे किया जा सकता है, यानी किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर मोहर लग सकती है जिस पर मोदी और शाह का पूरा कंट्रोल हो। और मणिपुर में जो हालात है एन बीरेन सिंह के बस की बात नहीं है, बल्कि उनके टाइम में ही पूरी तरीके से स्थिति खराब हो गई दोस्तों। एन बीरेन सिंह को लेकर अब ऑडियो क्लिप पर भी चर्चा चल रही है। ऑडियो क्लिप वाले मामले पर उनको थोड़ा सा राहत जरूर मिला था, लेकिन बाद में कहा गया कि पूरे ऑडियो क्लिप की सही से जांच पड़ताल की जानी चाहिए। किसी छोटे सेकंड से ये नहीं पता चलेगा कि इनकी आवाज है या नहीं है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में जानबूझकर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। और जो लग रहा है कि आम जनता भूल गई है कि एन बीरेन सिंह की सरकार में, बीजेपी की सरकार में किस तरीके के हालात मणिपुर के अंदर बन गए थे। ऐसे में दोस्तों क्या किसी मेतई समुदाय के व्यक्ति को सीएम बनाया जाएगा या फिर कुकी समुदाय के व्यक्ति को सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि अब इक्वेशन को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति आएगा सामने जो दोनों समुदाय के लोगों के बीच में जो गड्ढा हो चुका है, जो आपसी मतभेद हो चुका है, उसको भरेगा, यानी ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको कौन पूरा करेगा। और इसके लिए देखना होगा कि कौन से समुदाय के व्यक्ति को बनाया जाता है, क्योंकि उसके पहचान पर ही आधारित रहेगा पूरा मामला कि वो स्थिति को कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। या फिर हो सकता है कि किसी तीसरे व्यक्ति को, यानी जो तीसरी पहचान का व्यक्ति हो, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। घूम फिरकर भारतीय जनता पार्टी की कोई भी पॉलिसी मणिपुर में काम तो करती हुई नजर आती नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सोनम वांगचुक लद्दाख को नेपाल या बांग्लादेश जैसा बनाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को और जहर उगलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना ने मामले की सुनवाई की दोस्तों, और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। सोनम वांगचुक के भाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सीधा खतरा दिखाई देता है। जिला मजिस्ट्रेट डीएम ने हालात को देखते हुए गिरफ्तारी का सही फैसला दिया। ये बयान भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो केंद्रीय वकील है दोस्तों, जो सरकारी वकील है तुषार मेहता, उन्होंने दिया है। तुषार मेहता कहते हैं कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात लद्दाख के अंदर बनाने की एक बड़ी साजिश थी, जिसका विरोध करते हुए समय रहते हुए फैसला लिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों सरकार अपने फैसले को डिफेंड कर रही है, बचाव कर रही है, लेकिन सरकार के पास जो तर्क है दोस्तों वो केवल यही है कि वो उकसा रहे थे। अब उकसा रहे थे कि अलग अलग तरीके की परिभाषा है। ऐसे में देखना ये रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला लेता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अमूमन इस तरीके के मामले पर जिसमें दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा का दावा कर दिया जाता है, जल्दी घुसता नहीं है और कहीं ना कहीं सरकार की बातों को सही मान लिया जाता है। तो ऐसे में सोनम वांगचुक के जेल से बाहर आने
को लेकर काफी मुश्किलात नजर आती है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि सरकार को बताना चाहिए, सबूत भी देने चाहिए कि आखिर वो किस तरीके से भारत को नेपाल बना पाते। एक एक्टिविस्ट के तौर पर सोनम वांगचुक की क्या पावर थी कि वो भारत को नेपाल या अन्य देशों की तरह अराजकता में धकेल सकते थे, क्योंकि बात तो घूम फिर कर तर्क की होनी चाहिए और केवल दावे से काम नहीं चलेगा, दावे के पीछे एविडेंस सबूत वगैरह भी होने चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बाहुबली अनंत सिंह मंगलवार को विधायक की शपथ लेंगे, यानी आज उनका शपथ होने वाला है। पटना के सिविल कोर्ट के फैसले के बाद शपथ ग्रहण करने का उनका रास्ता क्लियर हो गया है और कोर्ट के आदेश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से विधानसभा लेकर आया जाएगा और उनको जेल आरजेडी के नेता की हत्या के मामले को लेकर आरोपों के बाद भेजा गया था। दोस्तों कई तरीके के आरोप तो इनके ऊपर लगे हुए हैं और एक बार फिर से जेल में रहकर चुनाव जीते हुए हैं, तो अब इनको शपथ तो लेना पड़ेगा और शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं तो फिर पूरा का पूरा पुलिस का तंत्र साथ में नजर आएगा और सुरक्षा कर्मी भारी संख्या में नजर आने वाले हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।